हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रत्युष अवस्थी फ्रॉम वेलकम स्कॉलर। अब आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम क्लास 10th की हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ेंगे। अच्छा, इससे पहले वाला जो वीडियो था, जो प्रीवियस वीडियो था, उसमें हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने फ्रेंच जो था, जो फ्रांस था, वो एक नेशन बनाया था हमने। उसमें कलेक्टिव बिलोंगिंग जो था उसमें हमने क्रिएट किया था। और जब उनके देश क्रिएट हो गया था तो हमने एंड में देखा था कि हाँ, नेपोलियन आ गया था। नेपोलियन की जो फ्रेंच आर्मीज थी वो हर जगह जा रही थी और उसने क्या किया था, हर जगह जा जाते जो इंडिपेंडेंस का जो फीलिंग थी, इंडिपेंडेंस की जो भावना थी, उसको हर जगह पहुंचाया था। हाँ, लिबर्टी थी और मोनार्ची के खिलाफ हर एक चीज थी। तो अब आज से टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे? सिविल कोड ऑफ 1804। और इसको नेपोलियनिक कोड भी बोलते थे। तो इसको नेपोलियनिक कोड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको मेनली नेपोलियन ले लाया था। नेपोलियन ने ही इसमें रिफॉर्म किए थे, नेपोलियन ने ही इंट्रोड्यूस किया था, इसलिए इसे नेपोलियनिक कोड बोलते हैं। और ये सिविल कोड ऑफ 1804 के नाम से भी फेमस है। 1804 क्योंकि नेपोलियन ने इसे 1804 में लाया था। अब इसमें क्या होता है, इससे नाम अलग है। सिविल कोड भी कोई बोलता है, कोई नेपोलियनिक कोड बोलता है, लेकिन क्या है, इसमें जो कंटेंट है वो कंटेंट सेम टू सेम जाता है। अब देखो, नेपोलियन कौन था? नेपोलियन जो था वो मिलिट्री डिक्टेटर था। अब क्लास 9th में आप लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ध्यान दिया ही होगा कि जब रिवॉल्यूशन होता है तो वहां पे लुई 16 को हटाते, वहां पर एक असेंबली क्रिएट होती है। असेंबली के बाद डायरेक्टरी आती है मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर में। और जो डायरेक्टरी में क्या होता है, और जब मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर जब नहीं वहां पे फेल हो जाते तो डायरेक्टरी आती है। और डायरेक्टरी में 5 लोगों की एक आम कैबिनेट होती है। और उसमें क्या रहता है, उसमें इंस्टेबिलिटी रहती है, उसमें बहुत ही अस्थिरता रहती है। मतलब 5 लोग हैं, पता चल रहा कोई 2 साथ में, 3 नहीं। तो इस कारण क्या हुआ, नेपोलियन ने इस चीज का फायदा उठाया और नेपोलियन ने क्या किया, उसको एबॉलिश कर दिया डायरेक्टरी को। और वहां पे फ्रांस पर अपना शासन लगा दिया। जब अपना शासन अपना रूल जब उसने लागू कर दिया नेपोलियन ने, तो अब डायरेक्टरी तो वहां पे बची नहीं। तो अब नेपोलियन खुद आ गया। नेपोलियन बोनापार्ट जो मिलिट्री डिक्टेटर था, एक तरीके से जो मिलिट्री जनरल था, अब वो वहां पे फ्रांस का राजा बन गया। तो ये तरीके से किया जाए तो इसमें क्या है, नेपोलियन का जो, अब यहाँ पे देखिए, नेपोलियन का जो एम्पायर था वो बहुत ही बड़ा था, लार्ज एम्पायर था। अब जो लार्ज एम्पायर था ऐसा था क्योंकि उसने, जब फ्रांस था वो राजा बना, तो उसने क्या किया, जो अब आप वर्ल्ड मैप अगर देखेंगे ध्यान से तो वर्ल्ड मैप में आपको पास में यूरोप के अन्य जो और कंट्रीज हैं वो दिखेंगे। बेल्जियम हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया। उसने क्या किया, वहां पर क्या किया, आक्रमण किया और इन सबको हराते, इन सबको फ्रांस में उसने शामिल कर लिया। तो ये तरीके से देखा जाए, इसके अंडर में पूरा का पूरा यूरोप आ गया था एक्सेप्ट ब्रिटेन को छोड़कर। इसमें लमसम पूरा यूरोप तो इसने अपने आप में शामिल कर लिया था नेपोलियन ने। तो इसका क्या हुआ, लार्ज एम्पायर हो गया था। जब लार्ज एम्पायर हो गया तो इसने वहां पर क्या किया, इंट्रोड्यूस्ड मैनी रिफॉर्म। यहाँ पर बहुत सारे जो रिफॉर्म्स थे वहां पर बहुत सारे इसने इंट्रोड्यूस किए, बहुत सारे इसने वहां की जनता की भलाई के लिए इसने काम किए। अब यहाँ पर हम बात देते हैं तो फ्रांस में क्या था, क्रांति हुई, राजा का शासन समाप्त हुआ था। वहां पर क्या हुआ था, डेमोक्रेसी आई थी। देखो, डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी बट मेड एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड मोर रैशनल एंड एफिशिएंट। अब इसने क्या किया था, डेमोक्रेसी तो डिस्ट्रॉय करते क्या किया, वहां पर एक मिलिट्री रूल ले आया, मतलब फिर से मोनार्की सिस्टम ले आया, राजा का शासन ले आया। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, अच्छा आप लोग मतलब बचपन से हम लोग पढ़ते, क्लास 6 से पढ़ रहे हैं कि डेमोक्रेसी में ज्यादा अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है, रैशनल होता है, वहां पे करप्शन नहीं होता है। और जो हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है वो मोर रैशनल एंड एफिशिएंट होता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इसने क्या किया, डेमोक्रेसी को ही डिस्ट्रॉय करते वहां पर राजा शासन ले आए थे, राजा अब वहां पर रूल करेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसके साथ जस्ट ही उल्टा हुआ। और इसने ये करते भी दिखाया कि इसने डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो बहुत ही अच्छा रैशनल एंड एफिशिएंट लाया। अब इसके बाद इसने क्या किया, अब जब ये सब लाया हूं, जब ये खुद राजा बन गया तो इसने फ्रांस में मैनी रिफॉर्म्स करना शुरू कर दिया। और यही जो इसने जो रिफॉर्म्स दिए हैं यही नेपोलियनिक कोड या फिर सिविल कोड ऑफ 1804 होते हैं। तो इसने सबसे पहले क्या किया, एबॉलिश द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। अब इसका क्या मतलब है, एबॉलिश द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। देखो, फ्रांस में क्या होता था, फर्स्ट स्टेट एंड सेकेंड स्टेट में जो बर्थ लेते थे, जो बच्चे जो जन्म लेते थे, उन्हें कुछ स्पेशल राइट मिल जाते थे। जैसे वो टैक्स नहीं देते थे और उनको उपाधियां दी जाती थी कि हाँ ये नाइट होगा। तो इस तरीके से क्या किया इसने, कहा प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, जो जन्म के आधार पर होगा उसको इन सब ने हटा दिया था। ये सब आज से नहीं चलेगा, जो भी मतलब आप में आपके कर्म जो होंगे वही बनाएंगे आपको कि हाँ आप में ज्यादा टैलेंट है, आप में ज्यादा नॉलेज है तो आपको भी हाई पोस्ट मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। जन्म के हिसाब से कोई भी नहीं होता। फिर क्या हुआ, इसने क्या किया, इस्टेब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ।
अब इसने क्या किया, सभी तो इक्वालिटी बिफोर लॉ, सभी तो बराबर हद दे दिए, और किससे सामने दिए, बिफोर लॉ, मतलब कानून पे समझ, जो लॉ है हमारा उस पे समझ सभी लोग बराबर है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, चाहे वो पीजेंट्स से लो से आए चाहे वो क्लर्जी से उससे। फिर इसने क्या किया, फ्यूडल सिस्टम, सर्वडम एंड मैनोरियल ड्यूसेस वर एबॉलिश्ड, इन सबको खत्म कर दिया। अब फ्यूडल सिस्टम देखते हैं क्या। अब फ्रांस तो बहुत बड़ी कंट्री थी, अब जैसे ये देश है, मान लो तो इंडिया था, मान लो राजा है, तो राजा जो है वो पूरे देश पर शासन करने के लिए क्या करेगा, जो अन्य अन्य स्टेट्स हैं वहां पर अपना अपना एक आदमी बैठा देगा, तो वो क्या होता, वो फ्यूडल्स कहलाते थे। एक तरीके से सामंतवादी प्रथा जो चलती थी, राजा ने अपना सामंत बैठा दिया है, तो इसने क्या किया, फ्यूडल सिस्टम तो एबॉलिश कर दिया कि नहीं, आज से ये सब भी नहीं होगा, केवल राजा ही होगा, चाहे कोई भी हो, सब तो राजा के सामने ही आना पड़ेगा। फ्यूडल सिस्टम तो इसने समाप्त कर दिया। फिर सर्फडम समाप्त कर दिया। सर्फडम क्या होते थे, एक तरीके से देखा जाए बंधुआ मजदूरी जिसे बोलते हैं, तो ये हर कोई भी फ्यूडल है, कोई भी जमींदार है, लैंडलॉर्ड है, उसके अंडर में बहुत सारे सर्फ्स हैं, तो हाँ, और उनसे क्या जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है, उनसे जबरदस्ती वर्क लिया जा रहा है। तो इसने क्या किया, नहीं, सर्फडम आज से नहीं रहेगा, ये बंधुआ मजदूरी आज से नहीं चलेगी, भूदा सत्य जिसे भी बोलते हैं। एंड मोनोरियल ड्यूस वर एबॉलिश्ड, और इसने क्या किया, मोनोरियल ड्यूस वर एबॉलिश कर दिया। मोनोरियल ड्यूसेस तो सब पूरे तो खत्म कर दिया, जो मालगुजारी, जो कर लिए जाते थे, जो खेती पर जो फार्मर से जो कर लिया, टैक्स लिया जाता था, उन सब तो इसने एबॉलिश कर दिया। फिर क्या हुआ, दिल रेस्ट्रिक्शन वर रिमूव्ड, इसने ये बहुत अच्छा काम किया मार्केट में, दिल रेस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड कर दिया। इसका क्या मतलब हुआ, दिल्ड क्या होता था, मान लो अभी एक ही शहर में 4 मर्चेंट हैं और वो आपस में मर्चेंट ट्रेड करना चाहते हैं, लेकिन क्या था, पहले की जो गवर्नमेंट थी वो कहती थी नहीं, आप चारों लोग एक साथ ट्रेड नहीं कर सकते, अलग अलग ट्रेड करेंगे। तो इससे क्या होता था, पता चल रहा है चारों लोग अलग अलग ट्रेड कर रहे हैं और चारों लोग एक ही काम तो कर रहे हैं लेकिन अलग अलग कर रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, उनको ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, हर एक चीज में उसका बहुत ज्यादा उसका क्या आता था, मनी उसमें लग जाती थी, लागत आ जाती थी, तो उससे क्या होता था, लॉस ज्यादा हो जाता था और प्रॉफिट कम होता था। इसीलिए इसने क्या किया, नेपोलियन ने दिल रेस्ट्रिक्शंस तो हटा दिया थी, हाँ नहीं, अब जो है, अब आप लोग एक साथ मिलकर आप लोग काम कर सकते हैं। फिर क्या किया इसने, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव्ड, इसने क्या किया, ट्रांसपोर्ट और जो कम्युनिकेशन सिस्टम था बहुत ही उनको इम्प्रूव किया थी, जो रोड वगैरह थी उनको इम्प्रूव किया थी। हाँ, लोग तो जैसे ट्रेड वगैरह जो हो रहा है, मतलब स्पेशली देते हैं, इसने ट्रेड पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया था, क्योंकि सीधी सी बात है, एक जो कंट्री है उसको टैक्स कहां से मिलेगा, ट्रेड से ही मिलेगा, और इसने ट्रेड पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया। फिर इसने क्या किया, स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स, यूनिफॉर्म लॉज एंड अ कॉमन नेशनल करेंसी, इसने क्या किया, पहले तो स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स, पहले क्या होता था, पूरे देश में पता चल रहा है कि एक क्षेत्र में 1 किलो जो है वो 500 ग्राम से बराबर है, और जब हम दूसरे एरिया में जाते हैं तो उसमें हम 1 किलो चावल लेते हैं तो वो क्या होता है कि वो 800 ग्राम से बराबर है, 800 ग्राम्स। मतलब ये तरीके से देखा जाए, मान लो हम जैसे इंडिया में देते हैं, अगर हमने यूपी में अगर 1 किलो चावल लिया है तो मान लो तो वो पेन है, तो वो पेन के बराबर 1 किलो चावल है। और मान लो हम यूपी के अलावा हम एमपी में चले जाते हैं, मध्य प्रदेश में चले जाते हैं, तो पता चला पेन की ट्रैप के बराबर 1 किलो चावल है। मतलब दोनों में अंतर आ गया ना, यूपी में 1 किलो जो 1 kg जो राइस है वो कितना है, वो है 8 पेन के बराबर, और एमपी में वो 8 पेन के ट्रैप के बराबर है। तो इससे क्या होता था, फीलिंग नहीं आती थी हम सब एक देश में है लेकिन इतना अलग है। तो इसने कहा नहीं, ये सब नहीं चलेगा, इसने क्या किया, वेट्स एंड मेजर्स को बराबर कर दिया, पूरे देश में सिर्फ एक ही टैग रहेगा। जैसे गांव वगैरह में भी आप लोग देखते हैं कि गांव वगैरह में रहती, हाँ, उनसे कहा हमने 1 किलो पोटैटो दे दो, आलू दे दो, तो क्या करते हैं, बड़ा सा पत्थर उठाते हैं और तराजू में रख देते हैं। लेकिन क्या है, वहां पे अब हम लोग समझदार हैं, गांव वाले भी समझदार हैं, तो क्या करते हैं कि वो जो उनका जो 1 किलो जो पत्थर होता है वो लमसम बराबर होता है, लेकिन वहां क्या होता था, कोई भी चीज बराबर नहीं होती थी, पता चल रहा कहीं ज्यादा है तो कहीं कम। फिर इसने क्या किया, यूनिफॉर्म लॉ, सबको समान कानून इसने दे दिए, फिर सभी लोग कानून के समक्ष बराबर हैं, इक्वल है। और फिर क्या किया, पूरे देश में एंड अ कॉमन नेशनल करेंसी, और पूरे देश में एक करेंसी लगा दी। पहले कौन सी, फ्रांस में करेंसी थी, लिब्रे थी, बाद में इसने क्या किया, एक फ्रैंक करेंसी थी फ्रांस में, उसको इसने कर दिया पूरे देश में, अब एक समान करेंसी रहेगी जो थी फ्रैंक रहेगी अब पूरे देश में। फिर क्या किया इसने, सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी, अब क्या किया, राइट टू प्रॉपर्टी तो इसने सिक्योर कर दिया कि हाँ, संपत्ति का जो हमारा जो अधिकार है वो अब क्या है, वो सिक्योर है, वो अब सबके पास रहेगा। तो एक तरीके से देखते जाए ये इसने सुधार करे। अब नेपोलियन जो था, अब यहां पर हम ये चीज भी देते थे, फिर इतने सब सुधार करे तो फिर भी क्या हुआ, फ्रांस में इसका जब वेलकम भी बहुत जोरों शोर से हुआ है, फिर फ्रांस की जनता ने, फ्रांस क्या पूरे यूरोप ने इसको बहुत अच्छे से वेलकम किया, और बाद में इसको बहुत ही जबरदस्त तरीके से इसको अपोज भी किया। तो नेपोलियन जो है, इसके जीवन का मतलब हम देखते बहुत ही अजीबोगरीब किस्से हुए। जैसे पहले थी इसने डेमोक्रेसी तो डिस्ट्रॉय करते, वहां पर
राजा का शासन लाया थी, हाँ प्रिंस रूल चलेगा, लेकिन वो एक तरीके से देखा जाए उल्टा है, लेकिन फिर भी इसने किया। फिर क्या था, जब ये सब इसने इतने सारे रिफॉर्म किए, अब ये क्या है, इसका जो क्वेश्चन बनेगा वो डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। कैसे बनेगा, सिविल कोड ऑफ 1804 या नेपोलियन कोड के नाम से आ सकता है, या फिर नेपोलियन रिफॉर्म आ सकता है, या फिर ये आ सकता है 1804 में कौन से रिफॉर्म हुए। तो क्या करना है, क्वेश्चन अलग तरीके से आ सकता है, लेकिन जो मैटर जाएगा वो यही 6.5 जो पॉइंट है इन्हीं पॉइंट्स में जाएगा। तो हम आपको समझ में आ ही गया होगा इतना। अब फिर क्या था, इसके बाद जब फ्रेंच आर्मी जो थी, अब नेपोलियन तो राजा था, उसने क्या किया, जो फ्रेंच आर्मीज थी वो अब संपूर्ण पूरे यूरोप में जा रही थी इधर उधर। तो फ्रेंच आर्मीज तो जब यूरोप के लोगों ने देखा कि हाँ, जो जब बेल्जियम और स्विट्जरलैंड वगैरह जो इससे जो पास थे कंट्रीज थे, वहां पर लोगों ने इनको कहा हरबिंदर्स ऑफ लिबर्टी, फ्रेंच आर्मीज। तो हरबिंदर्स ऑफ लिबर्टी क्यों कहा, कि ये हाँ हमें स्वतंत्रता का जो तोहफा दे रही है, ये हरबिंदर्स माने तोहफा देने वाले होते हैं। तो ये स्वतंत्रता जो लिबर्टी थी, जो लिबर्टी ये हमारे लिए ला रही है। लेकिन क्या हुआ, द इनिशियल इंथुजियाज्म सून टर्न्ड इनटू हॉस्टिलिटी। लेकिन क्या हुआ, ये बहुत ही जल्द ही भयंकरी शीघ्र ही गुस्से में बदल गया। अब ये क्यों गुस्से में बदला, ये हम जानेंगे। अब वहां पर क्या था, एक तरीके से देखा जाए, नेपोलियन ने सुधार तो बहुत अच्छा किया, लेकिन क्या होता है, जो फ्रेंच आर्मी जब दूसरे देशों में जा रही है, इसने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को भी बहुत अच्छा सुधारा, इसने ट्रेड को भी बहुत अच्छा बदल दिया। लेकिन क्या होता है, जब इसने दूसरे देशों पर जब रूल करना शुरू कर दिया, तो चाहे कुछ भी हो जाए, वहां पे क्या, इसने पॉलिटिकल फ्रीडम उनकी छीन ली जो दूसरे कंट्रीज थी। तो इस वजह से क्या हुआ, दूसरे कंट्रीज के लोग थे, उन्होंने कहा लो, हमने तो फ्रेंच आर्मीज को बुलाया था कि वो, उन्होंने बोला हरविंदर्स ऑफ लिबर्टी, उन्होंने बुला रहे थे कि हाँ भैया आओ हमारे ऊपर भी आक्रमण कर दो। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो फ्रांस में चेंजेस देख रहे थे कि हाँ, उन्होंने देखा कि फ्रांस में हाँ ये सब इतने बदलाव हो रहे हैं, फ्रांस भी डेवलप हो रहा है। तो बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इधर इटली, जो पूरा जो यूरोप था, एक तरीके से वो सोचा था ऐसे ही नेपोलियन हमारे देश में भी डेवलप करेगा। तो वो स्वागत कर रहे थे, वो वेलकम कर रहे थे नेपोलियन की सेना को, जो वहां पे आर्मीज थी, आओ मेरे देश पर आप आक्रमण कर दो और मेरा देश जीत लो। तो उन्होंने ये सोचा हम भी फ्रांस की तरह हो जाएंगे। लेकिन ये क्या हुआ, ऐसा तो होना नहीं। अब जैसे मान लो हम अगर राजा हो जाएं, और मान लो हमने इंडिया पे हम राजा हैं, और हम क्या करें, पाकिस्तान पे भी हमला कर दें, अफगानिस्तान पे भी हमला कर दें, तो क्या तरह होगा, धीरे से क्या होगा, जो हमारा जो रूल है, हमारा पाकिस्तान पे भी है, अफगानिस्तान पे भी है, लेकिन क्या होगा, हमारी जो फीलिंग्स होंगी, जो हमारी जो नेशनल एक्सप्रेशन होंगी, वो क्या रहेंगी, वो हमेशा इंडिया के लिए तो रहेंगी। वही चीज नेपोलियन के लिए भी हुआ कि उसने क्या किया, फ्रांसीसी लोगों के लिए ही जो भी किया, फ्रांस लोगों के लिए किया। अब वहां पर क्या हुआ, ये गुलाम बनते रहे थे, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, ये जो कंट्रीज थी, ये गुलाम बनते रह गई। किसकी गुलाम हो गई, नेपोलियन थी। तो इस वजह से वो गुस्से में आ गई, क्योंकि उनकी पॉलिटिकल फ्रीडम उनकी वहां से चली गई। अब वो फ्री नहीं हो सकते थे, पॉलिटिकली फ्रीडम उनकी बिल्कुल चली गई, और वे गुलाम हो गए, स्लैब हो गए एक तरीके से देखा जाए। तो इसके बाद क्या देते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स डिडंट गो हैंड इन हैंड विद पॉलिटिकल फ्रीडम। वही चीज आ गई, जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो अरेंजमेंट थे वो किसी पे भी हाथों हाथ नहीं जा रहे थे, और पैसे नहीं जा रहे थे, पॉलिटिकल फ्रीडम के साथ। उनको पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं थी, उनको राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं दी नेपोलियन ने। क्यों नहीं दी, क्योंकि अब वो गुलाम है, और किसके गुलाम है, नेपोलियन थे। अब वो उन्हें फ्रांस के अंडर ही रहना है। अब पता चल रहा कि स्विट्जरलैंड के ऊपर जबरदस्ती उन्होंने फ्रेंच भाषा थोप दी थी, आपको अब फ्रेंच ही लैंग्वेज बोलनी है। तो इस वजह से क्या हुआ, अब जब एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट जो उसने किए, वो प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं थी, वो भी उससे राजी नहीं हुए नेपोलियन थे। वहां की जो जनता इस वजह से भी गुस्से में हो गई। अब उसने क्या किया, चेंजेस करना शुरू कर दिया एडमिनिस्ट्रेशन में। उसने क्या किया, अब ये सब जो चेंजेस जो इसने इतने अच्छे अच्छे रिफॉर्म्स लाए नेपोलियन ने, इस वजह से इसको मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप भी बोला जाता है। इसे इसने क्या किया, यूरोप तो बिल्कुल ही मॉडर्न कर दिया, आधुनिक बना दिया। इस वजह से इसको बहुत ही मॉडर्न यूरोप का एक तरीके से कह सकते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न यूरोप भी बोल सकते हैं कि हाँ, इसने यूरोप को बिल्कुल आधुनिक बना दिया। लेकिन कुछ अच्छाइयां भी थी, और जो इसमें बुराइयां भी थी। बुराइयां किसके लिए थी, अदर कंट्रीज के लिए, जिस पर इसने रूल किया, जिस पर इसने आक्रमण किया, और उनकी पॉलिटिकल फ्रीडम को इसने छीन लिया। अब वहां पर इसने क्या किया, इंक्रीज्ड टैक्सेशन। सबसे पहले कि वहां पर उसने क्या किया, करों को बढ़ा दिया, इंक्रीज टैक्सेशन कर दिया। अब टैक्स क्यों बढ़ा रहा है, क्योंकि सीधी सी बात है, अब दूसरे देशों पर भी उसका वो रूल कर रहा है, वहां पे वो अपने जो नीचे काम करने वालों को एम्प्लॉय देगा, जो इसकी फ्रेंच आर्मीज है। अब युद्ध लड़ना, किसी पर हमला करना, ये सब सस्ता बातें थोड़ी होती हैं, क्योंकि जो सेना है उसको तो आपको
पेमेंट देनी पड़ेगी। तो इसलिए इसने क्या किया, रुपए इकट्ठा करने के लिए इसने टैक्स तो बढ़ा दिया। फिर इसने क्या किया, सेंसरशिप लगा दी। सेंसरशिप का क्या मतलब होता है, ये तरीके से देखा होगा आप लोगों ने भी, इस टाइम भी देते हैं। तो फिल्मों में क्या होता है, सेंसरशिप आती है, सेंसर बोर्ड होता है, वो निर्धारित करता है यदि फिल्म कैसी है, फिर उसके हिसाब से सर्टिफिकेट दिया जाता है। वही चीज होती है, मतलब इनडायरेक्टली इसमें देते थे, आप सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते, आप कोई कुछ भी है आप। अब उस टाइम तो ऐसे सेंसरशिप देती जाएगी, उस टाइम जैसे जो न्यूज़पेपर्स थे, जो मैगजीन वगैरह थी, जो इमेजेस छापी जा रही थी, उन पे सरकार की नजर होती थी कहीं ये नेपोलियन या नेपोलियन की जो आर्मी है उसके खिलाफ तो नहीं कुछ लिख रहे हैं। अगर वो कुछ लिख रहे हैं तो उसको तुरंत ही दबा दिया जाता था, या फिर उसको रिलीज ही नहीं करने देते थे। इस प्रकार की सेंसरशिप थी। और अगर कोई रिलीज करता था तो उसको पुनिशमेंट मिलती थी। और जो किसके सामने पुनिशमेंट मिलती थी, राजा के सामने। और राजा कौन था, जाहिर सी बात नेपोलियन था। तो उसने क्या किया, सेंसरशिप लगा दिया। फिर क्या किया इसने, फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन इनटू फ्रेंच आर्मीज रिक्वायर्ड टू कंकर द रेस्ट ऑफ यूरोप। अब क्या किया इसने, फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शन कर दिया। कॉन्स्क्रिप्शन क्या होता है, जबरन भर्ती, एक तरीके से देखा जाए तो इसने क्या किया, फ्रेंच आर्मीज में लोगों को जबरदस्ती रिक्रूट करना शुरू कर दिया, जबरन भर्ती करनी शुरू कर दी। इसलिए क्योंकि यूरोप को संतरण करने के लिए, पूरे यूरोप को जीतने के लिए। इस तरीके से देखा जाए इसने जो 3-4 ये जो काम थे, इस वजह से क्या हुआ कि जो द इनिशियल एंथुसियाज्म सून टर्न्ड इनटू हॉस्टिलिटी, यही चीज हुई। इससे 3-4 कामों से जो जनता थी वो इससे नाराज हो गई। अब यही चीजें होती हैं, बहुत ही अजीबोगरीब शख्सियत ये थी नेपोलियन, और बहुत ही फेमस पर्सनालिटी थी। इसमें देखा जाए इसका बहुत ही जबरदस्त थी क्वालिटी का ये था नेपोलियन। इसने क्या किया, सबसे पहले देखा जाए डेमोक्रेसी हटाया, फिर राजा का शासन लाया, फिर वहां पे इसने सुधार भी किए। सुधार करने के बाद फिर भी जनता ने इसको पहले बुलाया, इसको फ्रीडम दी, और फिर इसने वहां पर कुछ ऐसे काम कर दिए जैसे इंक्रीज टैक्स कर दिया, सेंसरशिप लगा दी, फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन कर दिया। इस वजह से लोग इससे नाराज हो गए, और जब नाराज हो गए तो वो भी अब चाहने लगे किसी न किसी प्रकार से नेपोलियन वहां उनके देश से हट जाए। तो ये आज हमने जाना सिविल कोड ऑफ 1804 नेपोलियनिक, जिसे नेपोलियनिक कोड भी बोला जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में कैसे नेशनलिज्म जो था वो बना, कैसे उसकी शुरुआत हुई, कैसे उस पर बढ़ा। तो थैंक यू एंड